सवाल ये है कि वॉरेन बफे को आखिर वॉरेन बफे बनाता क्या है। ये सिर्फ उनके पैसों की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। इस विश्लेषण में हम परत दर परत ये देखेंगे कि वो कौन से मेंटल मॉडल्स, कौन सी आदतें और कौन से प्रभाव थे जिनसे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक की शख्सियत बनी। तो चलिए बफे के ही एक बहुत दमदार आइडिया से शुरुआत करते हैं। ये आइडिया हमें बताता है कि उनके अरबों डॉलर्स को समझने के लिए ना पहले उनकी सोच कैसे बनी, ये समझना होगा। असल में ये कहानी पैसों की है ही नहीं, ये कहानी है एक ऐसा दिमाग बनाने की जो पैसा बनाने के काबिल हो। तो यही हमारा मेन सवाल है। मुद्दा ये नहीं कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया, बल्कि ये कि वो उस इंसान में बदले कैसे जो इतना पैसा कमा सकता था। ये उनके पोर्टफोलियो का विश्लेषण नहीं है, नहीं, ये तो उनकी सोच के बनने का सफर है। और ये कहानी ये बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। मतलब वॉल स्ट्रीट से भी बहुत पहले, एक बड़ा नाम बनने से भी बहुत पहले। उनकी जो इन्वेस्टिंग वाली सोच थी ना, उसका डीएनए तो बचपन में ही बन रहा था। सिर्फ 6 साल की उम्र में सोचिए, वो 25 सेंट में कोक के 6 पैक खरीदते थे और फिर हर बॉटल को 5 सेंट में बेचकर अपना छोटा सा प्रॉफिट कमाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो अखबार बांटे, नाई की दुकानों में पिनबॉल मशीनें लगा दी। अब देखिए, ये सिर्फ बच्चों के काम नहीं थे। यहीं से वो कैश फ्लो, मतलब पैसा कैसे आता जाता है, पूंजी लगाना और ग्राहक को क्या चाहिए, ये सब सीख रहे थे। ये उनके पहले सबक थे। और यहीं पर असली बात छिपी है। उन्होंने पैसे को कभी एक इनाम की तरह देखा ही नहीं। पैसा तो उनके लिए एक टूल था, एक औजार। वो कोई स्टॉक पिकर नहीं थे जो बस टिकर सिंबल पर दाव लगा रहे हों। नहीं, वो एक बिजनेसमैन थे जो बिजनेस में हिस्सा खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते थे। और यकीन मानिए, ये सोच सब कुछ बदल देती है। अब इस बिजनेस वाली समझ को एक फ्रेमवर्क की जरूरत थी, एक फिलॉसफी की, जो इसे सही रास्ता दिखा सके। और ये रास्ता उन्हें मिला अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से, वही जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कहा जाता है। ग्रेहम ने ही बफे को खेल के नियम सिखाए। पहला, स्टॉक्स को बस चमकते हुए सिंबल मत समझो, उन्हें असली बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी समझो। दूसरा, ये समझो कि बाजार मोडी होता है, कभी एकदम खुश तो कभी एकदम दुखी, और दोनों ही हाल में वो बेवकूफ़ी भरी कीमतें सामने रखता है। और सबसे ज़रूरी बात, फैसले बाजार के शोर शराबे पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और नंबर्स पर लो। और ग्राहम की फिलॉसफी के दिल में था ये कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पुल बनाया गया है जो 30,000 किलो का वजन उठा सकता है, लेकिन उस पर सिर्फ 10,000 किलो की ट्रक चलाने की ही इजाजत है। बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब किसी बिजनेस को उसकी असली कीमत से बहुत बहुत कम दाम पर खरीदना। ये आपको गलतियों से भी बचाता है और बुरी किस्मत से भी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में बफे ने इस रूल को अक्षरशः फॉलो किया। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जो आंकड़ों के हिसाब से हद से ज्यादा सस्ती हों। इन्हें वो सिगार बट्स कहते थे, मतलब जमीन पर पड़ा हुआ सिगार का वो टुकड़ा जिसमें बस एक आखिरी कश बचा हो, और वो भी मुफ्त का। तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कीमत पर था। बिजनेस कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब बात की बात थी। लेकिन इस सिगार बट वाले तरीके की अपनी दिक्कतें थीं, अपनी लिमिट्स थीं। और यहीं पर आता है बफे की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो मोड़ जहां वो एक महान इन्वेस्टर से एक लेजेंड बनने की राह पर निकल पड़ते हैं। ये थी उनकी शुरुआती फिलॉसफी, सीधे ग्राम की किताब से निकली हुई। मतलब लक्ष्य ये था कि एक ठीक ठाक सी कंपनी को एक अद्भुत कीमत पर, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद लो। और फिर उन्होंने इस पूरे आइडिया को ही पलट दिया। अब नया लक्ष्य था, एक अद्भुत बिजनेस ढूंढो और उसे ठीक ठाक कीमत पर खरीदो। अरे ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो उनकी फिलॉसफी में एक भूकंप जैसा था। पूरा फोकस कीमत से हटकर क्वालिटी पर आ गया था। ये ऐसा था जैसे कोई सौदागर अब एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मालिक बन रहा हो। अब वो जल्दी बेचने के लिए सिगार बर्ड्स नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो ऐसी शानदार कंपनियां ढूंढ रहे थे जिन्हें वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख सकें।
तो सवाल उठता है, ये बदलाव आया कहाँ से? इसके पीछे दो बड़े नाम थे। एक फिलिप फिशर, जिन्होंने बफे को सिखाया कि उन इनोवेटिव कंपनियों में पैसा लगाओ जिनका कंपटीशन में पलड़ा हमेशा भारी रहे, और दूसरे उनके पार्टनर चार्ली मंगर, जिन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भाई हर बार सस्ती चीजों के पीछे मत भागो, अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छी कीमत देना सीखो। लेकिन देखिए, सही स्टॉक चुनना तो लड़ाई का बस एक हिस्सा था। उनकी जीनियस का दूसरा और शायद उससे भी बड़ा हिस्सा था बर्कशायर हैथवे का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट। तो बर्कशायर का ये इंजन चलता कैसे है? ये पूरा खेल उनके इंश्योरेंस बिजनेस के एक कमाल के कॉन्सेप्ट पे टिका है, जिसे कहते हैं फ्लोट। और ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, लोग अपनी पॉलिसी का प्रीमियम एडवांस में देते हैं, बर्कशायर को ये पैसा मिल जाता है और वो इसे अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। और मजे की बात यह है कि ये पैसा उन्हें तब तक लौटाना नहीं पड़ता जब तक कोई क्लेम ना करे, और क्लेम आने में तो कई साल लग सकते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। इस फ्लोट ने बफे को लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा खजाना दे दिया, और वो भी लगभग मुफ्त में। ये ऐसा पैसा था जिसे वो दशकों तक बिना किसी दबाव के इन्वेस्ट कर सकते थे। कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं था जो कल आकर अपना पैसा वापस मांग ले। ये उनके कंपाउंडिंग इंजन के लिए एकदम परफेक्ट फ्यूल था। अच्छा, अब तक हमने नंबर्स और स्ट्रैटेजी की बात की, पर अब आते हैं उन चीजों पर जिनका फाइनेंस से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन जो बफे को सबसे अलग बनाती हैं। और सच कहूं तो यही वो चीजें हैं जिन्हें कॉपी करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई एक नंबर है जो पूरी कहानी बयां कर सकता है, तो वो शायद ये है: हर दिन 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ना। बफे के लिए नॉलेज भी पैसे की तरह ही कंपाउंड होती है। हर नया आइडिया पुराने आइडिया के ऊपर जुड़ता जाता है, और समय के साथ ये एक ऐसी दिमागी बढ़त बना देता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनका फैसला लेने का जो तरीका है ना, वो एकदम सिंपल पर बहुत ज्यादा असरदार है। पहला रूल, सिर्फ अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो, मतलब उन्हीं इंडस्ट्रीज में पैसा लगाओ जिन्हें आप अंदर बाहर से समझते हो। दूसरा, कॉम्प्लेक्स चीजों से, उलझी हुई चीजों से हर हाल में बचो। और तीसरा, जब कोई मौका मिले जो इन सारे पैमानों पर खरा उतरे, तो फिर हिचकिचाओ मत, बड़े फोकस दाव लगाओ। अगर आप देखें तो उनकी पूरी लाइफस्टाइल, उनका सिंपल सा शेड्यूल, उनका पढ़ने का जुनून, ये सब कुछ बस एक ही चीज के लिए बना है: क्लियर थिंकिंग, एक साफ सोच। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो उनके दिमाग को हर तरह के शोर, इमोशंस और भीड़ के पागलपन से बचाता है। तो बफे की पूरी कहानी से क्या बड़े सबक मिलते हैं? पहला, एक स्टॉक पिकर की तरह नहीं, एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू करना होगा। दूसरा, ये समझना होगा कि कंपाउंडिंग एक कुदरती ताकत है, समय को अपना काम करने देना चाहिए। तीसरा सबक, दिमाग से ज्यादा जरूरी स्वभाव होता है, धैर्य ही असली सुपर पावर है। और आखिर में, ईमानदारी से ये जानना कि क्या आता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना कि क्या नहीं आता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो सच में पूरी बफे कहानी का निचोड़ है। इतने विश्लेषण के बाद किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका आईक्यू या उसका धैर्य? बफे का जवाब तो हम सब जानते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा जवाब क्या है? अगर वॉरेन बफे की तरह सोचना है, तो हमें स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से आगे देखना होगा, उसके पीछे के असली बिजनेस को समझना होगा। तो आज हम यही करने वाले हैं। उनकी सोच के उस तर्कसंगत तरीके को समझेंगे जो उन्हें भीड़ से हमेशा अलग रखता है। देखिए, ये सिर्फ किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने जैसा नहीं है, बल्कि ये उसके पूरे बिजनेस, उसकी टीम और उसकी भविष्य की योजनाओं में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। और बस इसी एक सोच से कोई भी एक ट्रेडर से एक बिजनेस का मालिक बन जाता है। ज्यादातर लोग रोज की कीमतों को देखकर पैनिक करते हैं, लेकिन बफेट एक दशक आगे का सोचते हैं। और बस यही वो मानसिकता है जो अटकलबाजी को निवेश से और एक साधारण रिटर्न को असाधारण रिटर्न से अलग करती है। तो आज हम बफेट की मालिक वाली सोच से शुरू करेंगे, फिर उनके 4 निवेश स्तंभों को समझेंगे, और आखिर में उनकी फाइनल चेकलिस्ट देखेंगे। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को एक एक करके समझते हैं। जरा सोचिए कि आप सिर्फ एक शेयर नहीं, बल्कि उस कंपनी के बोर्डरूम में एक सीट खरीद रहे हैं। तब आपके फैसले कैसे बदलेंगे? यही बफेट की पहली और सबसे जरूरी सीख है। हर निवेश को बिजनेस खरीदने जैसा समझो। बफेट ने इमोशंस को निवेश से बाहर रखने के लिए ये 4 फिल्टर बनाए हैं।
इससे ये पक्का होता है कि हर फैसला डर या लालच पर नहीं, बल्कि तर्क और तथ्यों पर आधारित हो। चलिए इन स्तंभों को एक-एक करके देखते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा जिसका बिजनेस मॉडल तो शानदार हो, लेकिन उसे चलाने वाले लोग ही ठीक ना हो? बफेट के लिए बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों का शानदार होना जरूरी है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कोका कोला का ही उदाहरण लीजिए। वो करते क्या हैं? चीनी और पानी मिलाकर बेचते हैं। ये एक एकदम सीधा साधा बिजनेस मॉडल है जो दशकों से काम कर रहा है। बफेट को ऐसी ही कंपनियां पसंद हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ सकें। वो किसी जटिल टेक्नोलॉजी या अगली बड़ी चीज के पीछे नहीं भागते। इकोनॉमिक मोट या आर्थिक खाई किसी कंपनी का वो परमानेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उसे अपने कॉम्पिटिटर से बचाता है। ये एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच है जो मुनाफे को सालों साल बनाए रखता है। सोचिए, कोका कोला का ब्रांड कितना पावरफुल है। कोई भी दूसरी कंपनी उसी स्वाद की ड्रिंक बना सकती है, लेकिन वो कोका कोला का नाम नहीं खरीद सकती। ठीक वैसे ही GICO का कम लागत वाला मॉडल उसे हमेशा सस्ता बीमा बेचने की ताकत देता है। ये ऐसी खाइयां हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। बफेट को ऐसे CEO की तलाश रहती है जो कंपनी के पैसे से अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदने की बजाय उस पैसे को शेयरधारकों के लिए फिर से इन्वेस्ट करें। उन्हें ऐसी लीडर चाहिए जो अपनी गलतियां माने, जो सीधी सपाट बात करें और जिनकी सोच एक मालिक की हो, नौकरी करने वाले की नहीं। तो अब देखते हैं कि बफेट किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे जांचते हैं। उनके लिए कागजी मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि कंपनी असल में कितना कैश कमा रही है, क्योंकि दिन के आखिर में कैश ही सब कुछ है। तो बफे ओनर अर्निंग्स पर फोकस करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी का कुल मुनाफा जिसमें से बिजनेस को चालू रखने के लिए जरूरी खर्चों को घटा दिया गया हो। ये वो असली पैसा है जो मालिक सच में अपनी जेब में रख सकता है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। इक्विटी पर उच्च रिटर्न का मतलब है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे से कितना और पैसा बना पा रही है, और एक मजबूत प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि कंपनी हर ₹1 की बिक्री पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी खरीद लीजिए, लेकिन अगर उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका दी तो पैसा नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। बफेट के लिए कीमत ही सब कुछ है, और यही उनका आखिरी और शायद सबसे जरूरी फिल्टर है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। मतलब आप ₹1 की चीज 50 पैसे में खरीद रहे हैं, तो अगर आपसे अंदाजा लगाने में थोड़ी बहुत चूक हो भी गई, तब भी ये मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। ये बफेट के निवेश दर्शन का वो नियम है जिसमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, कीमत को लेकर अनुशासन रखना ही सफलता की कुंजी है। तो अब तक हमने जितने भी सिद्धांत देखे, चलिए उन्हें एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में बदलते हैं, जिसे बफे हर निवेश के मौके को परखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फैसले लेने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। देखिए, एक कामयाब निवेशक बनने का राज ये जानना नहीं है कि कब हाँ बोलना है, बल्कि ये जानना है कि कब ना बोलना है। बफेट 100 में से 99 मौकों को मना कर देते हैं क्योंकि वे उनके सख्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। बफे की पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बस इन 6 आसान से सवालों में सिमट जाती है। अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ते। ये अनुशासन और धैर्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ये सादगी, धैर्य और तर्क का एक ऐसा शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है जिसने दशकों तक शानदार काम किया है। तो अगली बार जब किसी स्टॉक में निवेश करने की सोचें तो बफेट के इस चेकलिस्ट से अपना कोई एक सवाल चुनिए और उससे शुरुआत कीजिए। ये एक छोटा सा कदम निवेश के नतीजों में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। देखने के लिए शुक्रिया। वॉरेन बफेट का नाम तो सबने सुना ही है, लेकिन उनकी जो ये बेमिसाल सफलता है वो कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट है, एक साफ सुथरा नक्शा। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बफे के एक बहुत ही दिलचस्प विचार से। वो कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता से सुरक्षा है। मतलब अलग अलग जगह पैसा लगाना तब जरूरी है जब आपको पता ही न हो कि आप क्या कर रहे हैं। ये बात उस सलाह के बिल्कुल उलट है जो हम सब सुनते हैं ना, कि भाई सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। बफेट का कहना है, नहीं, अपनी टोकरी को अच्छे से जानो और फिर उस पर पूरा भरोसा करो।
ये स्ट्रैटेजी डर से नहीं बल्कि गहरी समझ से निकलती है। तो सवाल ये है कि उनकी इतनी सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में कॉमन क्या है? क्या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है? जी नहीं। दरअसल इन सब के पीछे एक बहुत ही सरल, एक छिपा हुआ पैटर्न है। चलिए इसी पैटर्न को ढूंढते हैं। तो ये पैटर्न बनता कैसे है? ये पैटर्न बना है कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल सिद्धांतों पर, मतलब ऐसे अटल नियम जिनसे बफेट कभी भी समझौता नहीं करते। उनका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बस इन 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिका है। पहला, एक सिंपल बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। दूसरा, एक मजबूत मोट या खाई, मतलब कंपनी के पास कोई ऐसी खासियत हो जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखे। तीसरी चीज, ईमानदार मैनेजमेंट। चौथा, हाई रिटर्न्स। पांचवा, अट्रैक्टिव प्राइस, मतलब सही दाम पर खरीदना। और आखिर में सबसे जरूरी, उसे हमेशा के लिए रखने की सोच। तो ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन ये सिद्धांत, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स असल दुनिया में कैसे काम करते हैं? चलिए अब इसको कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। पहली केस स्टडी है अमेरिकन एक्सप्रेस की। साल था 1963 और एक बहुत बड़े स्कैंडल, जिसे सलाद ऑयल स्कैंडल कहते हैं, ने कंपनी को लगभग डुबा ही दिया था। सोचिए, मार्केट में पैनिक था, हर तरफ हाहाकार मचा था। लेकिन जहां सबको बर्बादी दिख रही थी, वहीं बफेट को एक अविश्वसनीय मौका नजर आया। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट सिर्फ हेडलाइंस पर रिएक्ट कर रहा था। बस घबराहट थी, डर था, लोग बेच रहे थे। लेकिन बफे ने इस शोर के पीछे देखा। उन्होंने समझा कि अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कोर बिजनेस है ना, जो भरोसे और वफादारी पर टिका है, वो अब भी पत्थर की तरह मजबूत था। तो चलिए बफेट के ब्लूप्रिंट के हिसाब से चेकलिस्ट देखते हैं। टिकाऊ खाए, बिल्कुल चेक, क्योंकि ग्राहकों का भरोसा अब भी था। मजबूत फ्रेंचाइजी, चेक, उनका ग्लोबल नेटवर्क मजबूत था। और आकर्षक कीमत, हाँ बिल्कुल, बाजार के डर ने स्टॉक को इतना सस्ता कर दिया था कि ये एक सुनहरा मौका बन गया। देखा, ब्लूप्रिंट ने दबाव में भी काम किया। तो अमेरिकन एक्सप्रेस से हमने भरोसे की ताकत देखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोका कोला का केस। ये उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे एक ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति बन सकता है। अच्छा, तो कोका कोला बफेट के ब्लूप्रिंट में इतना परफेक्टली फिट क्यों हुआ? इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? पहली बात, उनका ब्रांड, दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड्स में से एक। दूसरी, उनका विशाल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। और तीसरी, शायद सबसे बड़ी ताकत, उनके पास प्राइसिंग पावर थी। मतलब वो अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा सकते थे और लोग फिर भी खरीदते। और यही वो मेन आइडिया है। सफलता इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स दांव लगाए, नहीं। सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने एक ही सरल नियम को बार बार अनुशासन के साथ लागू किया। जादू विविधता में नहीं, निरंतरता में है। लेकिन क्या ये ब्लूप्रिंट हमेशा काम करता है? क्या ये कभी फेल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और गलतियों से सीखना, ये भी इस प्रक्रिया का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे कि IBM का मामला, यहाँ पर सीख ये मिली कि टेक्नोलॉजी में बदलाव इतनी तेजी से होता है कि एक मजबूत से मजबूत खाई भी कमजोर पड़ सकती है। या फिर हाइंस का केस ले लीजिए, वहाँ सबक ये था कि एक बेहतरीन ब्रांड के लिए भी अगर आप बहुत ज्यादा कीमत चुकाते हैं तो वो गलती हो सकती है, खासकर जब उसकी ग्रोथ रुक गई हो। तो पॉइंट ये है कि गलतियां तो होंगी, लेकिन अगर आप अनुशासन से चलते हैं तो आपका नुकसान सीमित रहता है। तो हमने सिद्धांत देखे, सफलता की कहानियां देखीं और गलतियों से सबक भी लिए। अब इन सब चीजों को मिलाकर वो फाइनल मास्टर फॉर्मूला क्या बनता है, वो आखिरी ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? तो ये है वो फाइनल 6 स्टेप चेकलिस्ट। और नियम सिंपल है, अगर इनमें से एक भी स्टेप मिसिंग है तो निवेश का जवाब है नहीं। एक बार फिर से देखते हैं। बिजनेस सरल और टिकाऊ हो, उसकी खाई मुनाफे की रक्षा करे, मैनेजमेंट भरोसेमंद हो, कैश फ्लो का अनुमान लगाया जा सके, कीमत आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे, और फिर बस समय को अपना कंपाउंडिंग का जादू करने दीजिए। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे सिर्फ फॉर्मूला नहीं, एक मानसिकता भी है। 4 मुख्य सबक। सबसे बड़ा हिस्सा 40% है दृढ़ विश्वास, और ये आता है गहरी समझ से। उसके बाद 30% है धैर्य, क्योंकि अच्छे बिजनेस को वक्त लगता है। फिर 20% है डर में मौका ढूंढना, और आखिर के 10% ये समझना कि आपको बस कुछ बड़ी जीतें चाहिए। और ये आखिरी बात पूरी कहानी का सार है।
आपको निवेश में कई बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ बार बड़ा सही होना है। असली राज हर दांव जीतने में नहीं है, बल्कि कुछ सही दांव पर बड़ा निवेश करने में और फिर लंबे समय तक टिके रहने में है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना चाहिए। एक अस्थायी सुर्खी और एक स्थायी समस्या के बीच क्या अंतर है? ये समझने की जो क्षमता है ना कि कौन सी खराब खबर सिर्फ एक छोटा सा झटका है और कौन सी उस बिजनेस के लिए एक स्थायी खतरा, यही इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली सार है। नमस्कार। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में सब बात करते हैं, पर आज हम ऐसे नियमों की एक बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं एक मजबूत फाइनेंशियल किला बनाने के ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना? मतलब खूब सारे स्टॉक्स में पैसा फैला दो। पर क्या ये सच में सेफ है या ये बस एक वहम है? यहां स्क्रीन पर दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है वो जो सब करते हैं, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल विजडम, मतलब 100 से ज्यादा औसत सी कंपनियों में पैसा लगा दो। क्यों? क्योंकि डर है, अज्ञानता है। दूसरी तरफ है बफेट का तरीका। वो कहते हैं 100 औसत क्यों, सिर्फ 10 बेहतरीन कंपनियां ढूंढो और उन पे बड़ा दांव लगाओ। ये डर से नहीं, बल्कि गहरी समझ और भरोसे से आता है। तो ठीक है, अगर एक किला बनाना है तो शुरुआत कहां से होगी? जाहिर है नींव से। और वॉरेन बफेट के लिए वो नींव है क्वालिटी। सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वालिटी वाली कंपनियां। और क्वालिटी का सबसे बड़ा सिग्नल क्या है? वो है जिसे बफेट कहते हैं एक वाइड मूट, यानी एक चौड़ी खाई। ये उनकी पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। पर यह है क्या आखिर? सोचिए, पुराने जमाने में एक किले के चारों ओर एक गहरी खाई क्यों होती थी? दुश्मनों को दूर रखने के लिए, है ना? बस बिजनेस में भी यही होता है। एक वाइड मोट वाली कंपनी के पास एक ऐसा मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है जो उसके कॉम्पिटिटर्स को पास भी नहीं फटकने देता। और यही खाई कंपनी को सालों साल तक प्रोटेक्ट करती है, जिससे वो आराम से ग्रो कर पाती है। तो बफेट किसी भी कंपनी को कैसे परखते हैं? उनकी चेकलिस्ट बहुत सीधी और सख्त है। पहला, क्या बिजनेस की बुनियाद मजबूत है? दूसरा, क्या मैनेजमेंट में दम है? तीसरा, क्या उसकी वो खाई टिकाऊ है? और सबसे जरूरी, क्या वो अपनी असली कीमत से सस्ते में मिल रही है? जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, सिर्फ तभी वो अपना पैसा लगाने की सोचते हैं। तो मजबूत नींव तो रख दी, अब बारी है किले की दीवारें खड़ी करने की। और यहां बफेट का स्टाइल अलग है। वो 100 छोटी छोटी झोपड़ियां नहीं बनाते, वो चुनकर कुछ विशाल गगनचुंबी टावर खड़े करते हैं। और ये बात खुद बफेट के स्कोर से साफ हो जाती है। सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वो एक बेहतरीन व्यवसाय में है, जिसे सक्षम लोगों द्वारा चलाया जाता है और जिसमें पूंजी समझदारी से आवंटित की जाती है। सीधी सी बात है ना? तो कुछ ही कंपनियों पर इतना फोकस क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल है। ये आपके सबसे बेस्ट आइडियाज को वाकई में बड़ा बनने का मौका देता है। अगर आप अपने रिटर्न्स को 100 जगह बांट देंगे तो असर दिखेगा ही नहीं, पर जब आप उसे कुछ चुनिंदा जगहों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलता है। चलिए अब इस किले के इंजन की बात करते हैं, वो पावर सोर्स जो इस पूरी मशीन को चलाता है। ये बर्कशायर का एक सीक्रेट वेपन है, जिसे कहते हैं इंश्योरेंस फ्लोट। और सच कहूं, इसे बहुत कम लोग ठीक से समझ पाते हैं। अब ये फ्लोट मशीन काम कैसे करती है, समझिए। स्टेप 1, बर्कशायर की इंश्योरेंस कंपनी लोगों से प्रीमियम लेती है। स्टेप 2, क्लेम देने से पहले तक ये सारा पैसा कंपनी के पास पड़ा रहता है। इसी पैसे को फ्लोट कहते हैं। स्टेप 3, अब आता है बफेट का जीनियस मूव। वो इस फ्लोट को, जो कि असल में दूसरों का पैसा है, उसे समझदारी से इन्वेस्ट कर देते हैं। और स्टेप 4, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो बर्कशायर का हो जाता है। ये एक तरह की परपेचुअल मनी मशीन है। तो किला बन गया, इंजन भी चल रहा है, पर इसे बचाना भी तो पड़ेगा, है ना? यहां बफेट के दो सबसे बड़े हथियार काम आते हैं, समय और धैर्य। और रिस्क को लेकर उनकी सोच, वो तो बाकी दुनिया से एकदम अलग है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि समय की ताकत क्या होती है। पहले साल ग्रोथ छोटी सी है, 10वें साल तक ठीक ठाक हो जाती है, पर 30वें साल में देखिए वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यही कंपाउंडिंग का कमाल है। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन लंबे समय में वो पहाड़ बन जाती है। और इसी लंबी सोच से जुड़ा है उनका ये कोट, जोखिम पूंजी का स्थायी नुकसान है, अस्थिरता नहीं। अब ये बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है मतलब रिस्क है। पर बफेट कहते हैं नहीं, वो रिस्क नहीं है। तो फिर असली रिस्क क्या है? देखिए, एक तरफ है वॉलेटिलिटी,
मतलब शॉर्ट टर्म में कीमतों का ऊपर नीचे होना। बफेट के लिए ये सिर्फ मार्केट का शोर है। दूसरी तरफ है परमानेंट लॉस, मतलब आपका पैसा गया और हमेशा के लिए गया, क्योंकि बिजनेस ही ठप हो गया। बफेट इस शोर को इग्नोर करते हैं और अपना सारा ध्यान बस इस परमानेंट लॉस से बचने पर लगाते हैं। तो चलिए अब इन सब आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस किले का ये फाइनल ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है और हम सबके लिए इसमें क्या टेक अवेज हैं। तो ये रहा बफे का ब्लूप्रिंट 5 सिंपल पॉइंट्स में। पहला, पूरे भरोसे के साथ कुछ ही जगहों पर फोकस करो। दूसरा, बहुत सारी औसत चीजों से बेहतर है एक बेहतरीन चीज, यानी क्वालिटी को प्राथमिकता दो। तीसरा, समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। चौथा, कैपिटल को सही जगह लगाना सीखो। और पांचवां, सबसे जरूरी, मार्केट के उतार चढ़ाव से मत डरो, अपना पैसा हमेशा के लिए खोने से डरो। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिए, क्या कोई ऐसा किला बिजनेस है जिसे आप अच्छी तरह से अंदर बाहर से समझते हैं, जिसकी ताकत, जिसकी खाई आपको साफ दिखती हो? क्या पता आपके अपने फाइनेंशियल किले की पहली ईंट वहीं रखी हो। आज हम दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट के असली सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये कोई मुश्किल मैथ्स या कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जैसा हम देखेंगे, उनकी कामयाबी का सारा राज उनके सोचने के अंदाज में छुपा है। बफेट की कही यही बात आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। देखिए, कामयाबी इस बात से तय नहीं होती कि कोई कितना होशियार है, बल्कि इससे तय होती है कि वो बाजार के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट कैसे करता है। सोचकर देखिए, जब बाजार तेजी से गिरता है तो डर किसी से भी उसकी सबसे अच्छी संपत्ति सबसे बुरे दामों पर बिकवा सकता है। ये सब दिमाग का खेल है। तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे कि वो कौन से स्टॉक खरीदते हैं, नहीं, बल्कि हम उस दिमागी मजबूती, उस साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन को समझने वाले हैं जो बफेट को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। उनकी यही सोच, न कि कोई खास स्ट्रैटेजी, उन्हें इतना कामयाब बनाती है। अच्छा, इस सोच को समझने के लिए चलिए एक तस्वीर देखते हैं। मान लीजिए हर कोई जो पैसा लगाता है वो एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जल्दी मुनाफे का लालच देता है, जबकि दूसरा रास्ता आपको धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर दौलतमंद बनाता है। एक है निवेशक का रास्ता और दूसरा है सट्टेबाज का। बफेट ने अपना रास्ता साफ साफ चुना है और सारा फर्क बस इसी से पड़ता है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक इन्वेस्टर वो असल में एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहा होता है, उसकी असली वैल्यू देखकर। वो लंबी रेस के लिए सोचता है। वहीं दूसरी तरफ एक सट्टेबाज वो सिर्फ कीमत पर दांव लगा रहा होता है, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कल या अगले हफ्ते स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। वॉरेन बफे एक सच्चे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं, यानी सट्टेबाज का रास्ता। और ये रास्ता एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है, जो अक्सर गलतियों की ओर ही ले जाता है। और जानते हैं इस रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं से होती है। डर आपसे तब बिकवाएगा जब दाम सबसे नीचे हैं, और लालच वो आपसे तब खरीदवाएगा जब दाम आसमान छू रहे हैं। अब ये जो तुलना है ना, ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां दुनिया घबराकर बेच रही होती है, बफेट को वहीं खरीदने का एक सुनहरा मौका दिखता है। जहां सब लालच में अंधे हो रहे होते हैं, बफेट चुपचाप किनारे खड़े रहते हैं। मतलब वो भेड़ चाल का हिस्सा कभी नहीं बनते, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर चलते हैं। ठीक है, तो अगर सट्टेबाज का रास्ता इमोशन से भरा है, तो फिर एक असली निवेशक का रास्ता कैसा दिखता है? ये रास्ता भावनाओं को खेल से बाहर रखने के लिए एक मजबूत, डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क बनाने के बारे में है। और बफेट का ये डिसिप्लिन फ्रेमवर्क 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, अपनी हदें पहचानो, मतलब जो बिजनेस समझ नहीं आता उससे कोसों दूर रहो। दूसरा, हो हल्ले से दूर रहो। जब दुनिया किसी नए स्टॉक के पीछे पागल हो, तब आप शांति से अपना काम करो। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, सोच समझकर पॉजिटिव रहो। यानी जब मार्केट में खौफ का माहौल हो, तब भी अच्छी कंपनियों को सस्ते में उठाने का मौका देखो। तो बात सीधी है, एक निवेशक की सोच का सारा फोकस मार्केट के रोज-रोज के शोर शराबे से हटकर उन सवालों पर होता है जो असल में मायने रखते हैं। क्या ये बिजनेस दमदार है? इसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए? इसके अलावा जो कुछ भी है, वो सिर्फ नॉइज है और कुछ नहीं। लेकिन एक बात समझनी होगी,
निवेशक बनने के इस रास्ते का जो सबसे बड़ा इनाम है ना, वो फौरन नहीं मिलता। नहीं, ये एक बहुत ही खास गुण का नतीजा है, और वो गुण है धैर्य, पेशेंस। और इसी पर बफेट की वो क्लासिक लाइन है जो सारी कहानी बयां कर देती है। बाजार में धैर्य का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव हथियार है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो लोग सब्र कर सकते हैं वो हमेशा उन लोगों से फायदा उठाते हैं जो बेचैन रहते हैं। और ये सब्र काम क्यों करता है? इसकी वजह है कंपाउंडिंग का जादू। कोका कोला में उनका इन्वेस्टमेंट इसका सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, उन्होंने उसे एक बड़ी गिरावट के बाद खरीदा और फिर दशकों तक उसे बेचा नहीं, और देखते ही देखते उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर में बदल गया। यही होता है जब आप एक अच्छी कंपनी को लंबे समय तक सब्र के साथ होल्ड करते हैं। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। धैर्य कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव डिसिप्लिन है। इसका मतलब है जब बाजार में तूफान आया हो, जब सब डर के मारे भाग रहे हों, तब भी अपनी अच्छी कंपनियों के साथ डटे रहने का फैसला करना। असल सवाल तो यही है, क्या वो अनुशासन है कि तूफान में भी अपनी नाव न छोड़ें? तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और आज की चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे अहम टेक अवे पर आते हैं। बफेट की सफलता का राज इन्हीं चीजों में छिपा है। खुद पर काबू रखना, लॉजिक से सोचना, सब्र रखना, लंबी दौड़ के बारे में सोचना और भीड़ से अलग अपने फैसले खुद लेना। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये कोई सुपर पावर नहीं है जिनके साथ वो पैदा हुए थे। ये स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है। और यही हमारा अल्टीमेट टेक अवे है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल है अपने दिमाग पर काबू पाना। बफेट इसलिए नहीं जीते कि वो बाकी एनालिस्ट से ज्यादा स्मार्ट हैं। नहीं, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो खुद से ज्यादा स्मार्ट हैं। वो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। और ये एक ऐसी स्किल है जो किसी भी हाई आईक्यू से कहीं ज्यादा कीमती है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर कामयाबी की चाबी स्वभाव है, यानी टेम्परामेंट, तो क्या ये हमें पैदाइशी मिलता है या फिर इसे मेहनत और प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि जवाब जो भी हो, ये तो तय है कि सही सोच ही एक अच्छे निवेशक की पहली पहचान है।